हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने केमिस्ट्री विद फन चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक को। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मोलर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे कि मोलर कंडक्टिविटी में अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। आज की क्लास में हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में जब हम आपको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी को कैप m से डिनोट किया जाता है, और हम आपको बताए थे कि जो इसका वैल्यू होता है वो K × 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है, और इसका जो SI यूनिट था बच्चों वो था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है थोड़ा समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, इस टाइप से। अब सपोज कीजिए कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इतना डिस्टेंस है कि सारे सॉल्यूशंस को इनके बीच में रखा गया है। इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर मान लीजिए एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस एरिया या फिर यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ हम करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि इस एपरेटस या सिस्टम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है, तो इस वॉल्यूम का जो कंडक्टिविटी होगा इसको हम मोलर कंडक्टिविटी का नाम देते हैं, इसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते, या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लिया जाता, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है द गिवन वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आपका एक एसिड हो सकता है, एक बेस हो सकता है, एक सॉल्ट हो सकता है, तो इन सभी के केसेस में जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं उसको निकालने का तरीका होता है द फॉर्मूला वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिवन अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे सपोज करो हम अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको कैप EQ से इंडिकेट किया जाता है। देखिए इसमें इसको कैसे लिखेंगे हम, इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ an electrolyte is present in वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, conductivity of solution is called equivalent conductivity।
तब इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहीं प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कितना लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो सपोज करो कि इसमें जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया जाता था, लेकिन अब हम 1 मोल न लेकर के 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और अभी बताएं आपको कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या गिवन वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट कहो या इक्विवेलेंट मास कहो, बात वही है। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन होता है। इक्विवेलेंट मास को आप कैसे निकालते हैं? द फॉर्मूला मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन n फैक्टर। अगर वो एसिड होगा तो हम उसके बेसिसिटी को देखते हैं, अगर वो बेस होगा तो उसके एसिडिटी को देखा जाता है, अगर वो सॉल्ट होगा तो n फैक्टर के रूप में उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी एक आयन को देखा जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मान लीजिए कि अगर किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है तो इस केस में जो इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाता है। इक्विवेलेंट इन कंडक्टिविटी को इट इज डिनोटेड बाई कापा इक्यू, कैप इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका यूनिट होता है इट्स यूनिट इज, ये होता है बच्चों साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इसको लिखा जाता है यूनिट के रूप में। यानी आप यहां से आप लिख सकते हैं कि कैप ई क्यू इक्वल्स टू कंडक्टिविटी यानी कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को क्या कहा जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। जो यहाँ हम लिए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को लिया जाता है ये इसका नॉर्मेलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब को इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं। एक ये हो गया। तो यही था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी हम आपको एक रिलेशन बताएंगे कि आखिर इस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। देखिए, देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को कापा m से लिखा जाता है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको कैप ई क्यू से लिखा जाता है। देखो बाबू, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि कैप ई क्यू जो है इसका वैल्यू होता है k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और एक बात याद रखिएगा कि जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी का वैल्यू होता है मोलारिटी इंटू n फैक्टर, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर कहने का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास NaCl सॉल्ट है, तो NaCl सॉल्ट जब डिसोसिएट करेगा, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो आप यहाँ सॉल्ट के केस में जो n फैक्टर लेते हो वो या तो पॉजिटिव आयंस की संख्या लो या तो निगेटिव आयंस की संख्या लो। तो NaCl का जो n फैक्टर होगा, चूंकि Na के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। सपोज करो आपके पास AlCl3 कोई इलेक्ट्रोलाइट है, AlCl3 कैसे टूटता है? Al3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या कितनी है? 3 और 3Cl माइनस, मतलब 1 Cl पर 3 माइनस है तो 1 Cl पर 1 माइनस है, सॉरी 1 Cl पर 1 माइनस है तो
3Cl पर 3 माइनस होगा। यानी इस केस में या तो हम पॉजिटिव आयंस को कैलकुलेट करें या तो निगेटिव आयंस को कैलकुलेट करो, और इस केस में जो कैलकुलेशन नंबर होगा वो 3 होगा, यानी कि AlCl3 के लिए n फैक्टर 3 हो जाएगा। MgCl2 है, MgCl2 में Mg2 + 2Cl माइनस में टूट रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या +2 या निगेटिव आयंस की संख्या -2, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं n फैक्टर का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं कैप EQ = K × 1000 अपॉन, नॉर्मेलिटी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी के लिए कैपिटल M × n फैक्टर। और देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे लिखे थे कि कापा × 1000 बाई मोलैरिटी। देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम देन इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये K × 1000 बाई M को हम कैप M कहते हैं, कापा M कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैप EQ = इनके जगह पर हम कैप M लिख दें और नीचे में क्या हो गया n फैक्टर, यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यही रिलेशन होता है कि मोलर कंडक्टिविटी = n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी सारे आते हैं बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिशन्स में भी, कि अगर आपको सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी दे दिया तो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ देगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे दिया तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ देगा या n फैक्टर पूछ देगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर करके रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2-4 नहीं 1-2 जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करो। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉर फॉर्मिक एसिड इज 0.02 नहीं, यहाँ पर आपका दिया हुआ वैल्यू कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉर फॉर्मिक एसिड इज 200 ओम एंड सेल कांस्टेंट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछा है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि अगर कहीं आपसे एक वैल्यू दे दे और दूसरा वैल्यू आपसे पूछ दे तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा। तो देखिए बाबू, K = अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वो कापा × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सेल कांस्टेंट G* का वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो हम जानते हैं सेल कांस्टेंट G* होता है रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस यानी R × K, G* = R × K। ये रिलेशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर G* का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, R का वैल्यू हमको पता है 200 ओम, 200 ओम। तो यहाँ से K का वैल्यू निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर जाएगा, तो K = 1/100, यानी K का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 10⁻²। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यहाँ से कैप EQ = K के जगह पे 10⁻², 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और नॉर्मेलिटी हमारा 0.1 है, यानी यहाँ से अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ से आपका जो वैल्यू आया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैप EQ या कापा EQ, ये देखो 10⁻⁴ हो जाएगा ये दोनों, और इसमें से 10⁻² गया, यानी 10 ओम। और कापा का यूनिट क्या होता है बाबू, साइमेन सेंटीमीटर² ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यही हो जाएगा। यानी यहाँ से कैप EQ बराबर हो जाएगा आपका 100, साइमेन को आप ओम इनवर्स लिख सकते हो, सेंटीमीटर² ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.002 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 नॉर्मल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि कैप ई क्यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो कंसंट्रेशन यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम के कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहा जाता है इसी चीज को। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू है 0.002 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी अगर इसको ओम इनवर्स करके लिखें तो ये हो जाएगा 0.002 पर ओम पर सेंटीमीटर, यही हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज का नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन को इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन का नाम दे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भैया हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट लिया जाता है। तो इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन की बात करें तो वो है 0.01 N, नॉर्मल का यूनिट क्या होता है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। लेकिन नॉर्मेलिटी है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में तो वैल्यू दिया नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर दिया है। हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01 बाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये चेंज हो गया इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ से जो आपका स्पेसिफिक यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लेमडा इक्यू नहीं सॉरी कापा इक्यू से इंडिकेट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है K अपॉन कंसंट्रेशन C, इसको हम कैपिटल C से लिखते हैं इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन को। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.002 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू है 0.01 इंटू 10⁻³ देखो सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ये -3 वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और ये -3 जाएगा तो ऊपर 10⁻³ ये और ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका 2 इंटू 10⁻² यानी कि 200, ये आपका कैप EQ है तो ये 200 ग्राम 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यही हो जाएगा आपका कैप EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन किया जाए, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम में अमाउंट या उसके वॉल्यूम को बढ़ने से जो उसका कंसंट्रेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आप पहले हेडिंग लिखो, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन कहने का मतलब है कंसंट्रेशन।
डाइल्यूशन कहने का मतलब है कंसंट्रेशन। देखिए एक बात याद रखिएगा बच्चा सब कि अगर हम कहीं डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करना, तो डाइल्यूशन ऐड करने से कंसंट्रेशन हमेशा घटता है। कैसे घटता है ध्यान दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि कहीं भी अगर डाइल्यूशन को बढ़ाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है ये हमेशा घटता है। कंसंट्रेशन क्यों घटता है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मान लो कि पहले से तुम्हारे पास एक थोड़े से अमाउंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सपोज कीजिए कि ये एक सॉल्यूशन है 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि A+ और B- में प्रेजेंट है। तो सपोज कीजिए कि 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपके पास n नंबर ऑफ आयंस हैं, n नंबर ऑफ आयंस है। अब तुम क्या किए कि तुम इसमें पानी मिला दिए, इसको डाइल्यूट किए, डाइल्यूशन किए, इसका खूब सारा पानी ऐड किया और इसको 200 मिलीलीटर से बढ़ा करके 1 लीटर में चेंज कर दिए। तो आप सोचिए कि पहले 200 मिलीलीटर में n नंबर ऑफ आयंस थे, अब वो 200 मिलीलीटर बढ़ करके 1000 मिलीलीटर हो गया, 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर हो गया। लेकिन आयंस की संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा भाई, पहले भी n आयंस थे, अभी भी n आयंस हैं। लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो पहले 200 मिलीलीटर में n नंबर ऑफ आयंस थे, अब 1000 मिलीलीटर में n नंबर ऑफ आयंस होगा। यानी पहले छोटा सा वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा आयन था, अब ज़्यादा वॉल्यूम में उतना ही आयन है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन का यहाँ पर इस कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ये कंडक्टिविटी कहलाता है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। यानी हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं, जिस केस में कंडक्टिविटी घट जाता है। अभी हम आपको 2 केसेस बताएंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें। देखिए ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है या पानी में ऐड होने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। मतलब कि उसमें जितने आयंस थे वो पहले ही टूट चुका है और डाइल्यूशन करने से उसके आयंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जितना आयंस में उसको टूटना चाहिए था उतने आयंस में पूरी तरह से टूट चुका है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डाइल्यूशन किया जाए तो आयंस की संख्या बढ़ती है, क्योंकि थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वो थोड़ा सा टूटता है। मतलब मान लो तुम्हारे पास, एक एग्जांपल के लिए सोचो, फॉर्मिक एसिड है या एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो जब उसको आप पानी में ऐड कीजिएगा तो वो CH3COO- और H+ में टूटेगा। चूंकि वीक एसिड है तो थोड़ा सा H+ देगा। अब मान लीजिए कि आप उसमें पानी ऐड किए जा रहे हैं तो हो सकता है वो और कुछ H+ के आयंस दे और कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा, मतलब वो 100% कभी नहीं टूटेगा। तो जो चीज़ 100% नहीं टूटता वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। हम यहाँ पर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों के वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो घटता है और ये जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी घटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी घटता है। इसलिए डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए कंडक्टिविटी घटते हैं हमेशा। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी का वैल्यू हमेशा घटता है, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ये होता है K इंटू भी। अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटा तो इसका कंडक्टिविटी तो घट गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। जिस समय हम आपको रेजिस्टेंस टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम आपको वहाँ पर कंडक्टेंस पढ़ाए थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब थोड़ा सा वॉल्यूम था 200 मिलीलीटर वॉल्यूम था, तो A प्लस और B माइनस थोड़े से वॉल्यूम में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थे। इसका मतलब वहाँ पर आयंस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था, इसलिए A और B के आयंस उतने फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे। तो इस केस में कंडक्टेंस जो होता है, इजली फ्लो ऑफ आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कम होगा। लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन किए इसका वॉल्यूम बढ़ा तो आयंस के बीच की दूरी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो आयंस का वेलोसिटी बढ़ेगा। और जो भी आयन जितना आसानी से मूव कर सकते हैं उनका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होता है। यानी अगर कहीं या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कमी होने की वजह से कंडक्टिविटी तो घटा, लेकिन बात अगर की जाए कंडक्टेंस G की तो ये हमेशा बढ़ता है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। फर्क बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस थोड़ा तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, इसमें जो अगला डिस्कशन हम अब कर रहे हैं, हम आपको बताएं कि द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसका कंडक्टेंस उतना अच्छा होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आसानी से वहीं फ्लो करते हैं जहां रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। हम आपको जब कंडक्टेंस पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कहाँ मूव करेंगे? जहाँ पर रिपेल करने वाला कोई नहीं होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी, यानी वहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। हम इसका लैंग्वेज आपको लास्ट में सारा कुछ लिखवा देंगे, पहले ढंग से कॉन्सेप्ट को समझिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बाबू, ये पहले ही पूरी तरह से आयंस में टूट चुके हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन को बढ़ाइएगा तो डाइल्यूशन के बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस जो है अनअफेक्टेड होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड। यानी अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो देखिए क्लास 11th में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पढ़ाया गया था, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट टेकन और नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड, मतलब हम जितना लिए उतने में कितना टूटा। तो आप 100 मोल्स लिए और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100 मोल्स पूरा टूट गया, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसीलिए आयंस के संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब डाइल्यूशन आप किए तो डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटा। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटा तो इसका जो कंडक्टिविटी होगा वो घटेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होता है। कंडक्टिविटी तो घट रहा है, वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पर बढ़ रहा है, वॉल्यूम हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक्चुअली में सोचते यही थे कि भैया एक फैक्टर घट रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो इस कंडक्टिविटी के अपेक्षा कहीं गुना ज़्यादा बढ़ रहा है।
कंडक्टिविटी में कमी आ रही है वो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हो रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो इस कमी की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए जो इफेक्टिव वैल्यू है वो वॉल्यूम हो जा रहा है। इसलिए वॉल्यूम के बढ़ने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है ये भी बढ़ेगा। ठीक है, हम ये सब कुछ लैंग्वेज में आपको लिखवाएंगे, पहले आप ढंग से इस चीज़ को समझ लीजिए। अब देखिए, ये जो डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्टेड होता है, इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया। हम जान रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बढ़ता है क्योंकि आयंस में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। जितना आयंस थे आयंस उतने ही हैं, बस वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। वॉल्यूम के बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अब तुम देखो, एक इक्वेशन होता है कैप m इज इक्वल टू कैप नॉट m माइनस a रूट c। इसको दिया गया था डीबे, हकेल और ऑन सागर, 3 साइंटिस्ट के द्वारा ये इक्वेशन दिया गया था। इसीलिए इस इक्वेशन को डीबे, हकेल, ऑन सागर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन आखिर आपको रिप्रेजेंट क्या करता है। आप ग्राफ को ध्यान से समझना। हम जो ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ को हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से समझो। जैसे सपोज करो बाबू कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, y बराबर c माइनस m इंटू एक्स। यहाँ पर m जो है ये स्लोप है, ये x एक्सिस के लिए रूट c है और y एक्सिस पर कैप m है। यानी कि आपको एक ग्राफ बनाना है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज रूट कंसंट्रेशन। और चूंकि रूट जो ये c का वैल्यू होता है ये निगेटिव होता है, तो हम इधर की ओर मूव करते हैं तो c का मान घटता है। इस पॉइंट पर c का मान 0 होगा और जिस समय कंसंट्रेशन 0 होता है उस समय का वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखो, जो मोलर कंडक्टिविटी है ये तो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये ना होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आप देखो, सपोज करो तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब डाइल्यूशन किया गया तो हम बताए कि डाइल्यूशन के बढ़ने से कंसंट्रेशन तो घटता है, यानी कंसंट्रेशन इधर घटना शुरू हुआ, घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया और एक ऐसा समय आया जब ये कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 हो गया। यानी यहाँ से कंसंट्रेशन समय के साथ घटते गया और एक ऐसा समय आया जब कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखना कि जिस पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 हो जाता है उस समय का वॉल्यूम इन्फिनिटी होता है। और ये वाला जो कंडक्टिविटी है, दिस कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैप नॉट m से दिखाया जाता है। देखिए कैप नॉट m, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, कापा नॉट m कहते हैं इसको। क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया जाता है तो उसका कंसंट्रेशन समय के साथ घटते जाता है और एक ऐसा समय आएगा जब C का वैल्यू 0 पे पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा यानी स्लोप होगा ये m इक्वल्स टू माइनस a के इक्वल होगा। और याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही तुम इस ग्राफ या इस इक्वेशन के थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं होता, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम होता है, 0.2, 0.4 ऐसे रहेगा। जब तक वो पूरा टूटेगा नहीं तब तक कभी भी आप इसका कंसंट्रेशन को 0 कह नहीं सकते हो। अब कुछ समय के बाद होगा क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप खूब डाइल्यूशन किए जा रहे हो, बाद में उछल के जैसे 50% कंप्लीट हुआ, इक्विलिब्रियम बना लिया। अब इक्विलिब्रियम में आयंस न तो टूटेंगे न जुड़ेंगे। अब इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू जो होगा वो 50% तक यानी कि 0.5 तक रह जाएगा। जब तक कोई चीज़ 100% नहीं टूटेगा तो उसका कंसंट्रेशन 0 कहाँ से होगा? आप कैसे उसको कितना भी आप उसमें डाइल्यूशन कर लीजिए, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 0 नहीं हो सकता है। इसलिए उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से कर्व हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर के बाद उसको डिस्कस करेंगे।
ये था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन किया जाता है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कमी आने की वजह से कंडक्टिविटी घटती है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ओवरऑल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, आयंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आयंस बढ़े ही नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जस का तस रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैप एम इक्वल्स टू कैप नॉट एम माइनस ए रूट सी यानी डीबे हकल ऑन सागर इक्वेशन का अप्लाई करते हैं। एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी को रखा जाता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन कीजिएगा कंसंट्रेशन घटते जाएगा, कंसंट्रेशन घटते घटते वो जीरो कंसंट्रेशन तक पहुंच जाएगा और जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है तो उसके कंडक्टिविटी का नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है या फिर इसका दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर डाइल्यूशन क्या हो गया, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ से देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये जो कैप एम है, यहाँ पर कैप एम होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और जो कैप नॉट एम होता है इसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिए, खूब ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर दिए, या फिर इसको जीरो कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। और इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडीशन जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है बच्चा। अब एक काम करो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ढंग से कॉपी में लिख लो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टिविटी घटता है और मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको इसका सारा नोट्स लिख करके समझा देंगे, उसको आप कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन तो घटता ही है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट AB है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो ये A प्लस प्लस B माइनस में टूटा, लेकिन 100% नहीं टूटा, 100% नहीं टूटा। मान लो कि ये 20% टूटा, तो इसका अल्फा जो होगा वो 20/100 हो जाएगा। हम 100 मोल लिए, उसमें से 20% टूटा, यानी कितना टूटा 1/5, यानी इसका अल्फा का वैल्यू 0.2 हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ये हमेशा लेस देन 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लेस देन 1 होता है, वो 100% नहीं टूटता है। तो जब वो 100% टूटेगा ही नहीं तो इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका कैलकुलेशन आप डीबे हकल ऑनसागर इक्वेशन से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन में जाना होगा, जो कि हम अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। अब देखिए होता क्या है, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन किया जाता है तो डाइल्यूशन करने से, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करोगे तो इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितना पानी मिलाओगे उतना आयंस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। भले कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम बना ले, लेकिन डाइल्यूशन करने से आयंस बढ़ते हैं। अब एक बात देखो, जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन करने से तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर A प्लस B माइनस आयन पहले थोड़े से वॉल्यूम में एक दूसरे के करीब करीब थे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, अब आयंस के बीच की दूरी बढ़ी, मतलब आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ा। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से आयंस का जो वेलोसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। जब आयंस का वेलोसिटी बढ़ेगा तो जो इसका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जिसको कि हम G से इंडिकेट करते हैं, G, ये हमेशा बढ़ेगा। और नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ भी कमी आती है, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी बोले तो K, ये हमेशा घटेगा,
ठीक है। अब हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी की बात पे। तो मोलर कंडक्टिविटी कैपेम बराबर होता है K इंटू V। कंडक्टिविटी घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षा इसमें तेजी से बढ़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डाइल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पानी हम मिला रहे हैं, आयंस की संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी के मिलाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम के बढ़ने से आयंस के बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब आयन फ्री हो रहे हैं। अब तुमको बताया कि द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा आयंस फ्री होगा उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब इसको अगर तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो बच्चा सब, तो देखो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तुम्हारा यहाँ भी वही डीबे हकल ऑन सागर इक्वेशन, कैप एम इक्वल्स टू कैप नॉट एम माइनस ए रूट सी, इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी y इक्वल्स टू सी माइनस एम इंटू एक्स। एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले लेना रूट सी, वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वे तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन घटते जाएगा और इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से एक कर्व बना लेता है और ये कभी भी y को काटता ही नहीं है। जब y को ये कट नहीं करेगा तो y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा तो आप स्लोप नहीं निकाल सकते। और उसी स्लोप को अभी पिछले ग्राफ में हम मतलब स्लोप को a इंटरसेप्ट कहते थे और वही एक पॉइंट पर जाकर के जीरो कंसंट्रेशन पर मिलता था, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता था। तो इस प्रोसेस से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो नहीं निकाल पाओगे। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कभी जीरो होगा ही नहीं, वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा ही नहीं। तो इस केस में आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन है वो करना पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है, कंसंट्रेशन के घटने से ये ग्राफ लीनियर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये ग्राफ लीनियरली ऐसे रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये ग्राफ घटता है तो एक पॉइंट पे आके वो मिल जाता है जिसको कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो ये आपका ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी वही है बाबू, जब आप डाइल्यूशन कीजिएगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यही था वेरिएशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका पूरा डिटेल्ड लैंग्वेज दे देते हैं। लैंग्वेज में आप कैसे लिखिएगा इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, ये है आपका लैंग्वेज के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कराते हैं तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही पूरी तरह से टूटा हुआ होता है आयंस में। हम डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जस का तस रहेगा। इसलिए सॉल्यूशन में आयंस की संख्या भी उतनी ही रहेगी जितनी थी, ठीक है। अब डाइल्यूशन करने से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। वॉल्यूम के बढ़ने से आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे और आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा तो उस अपैरेटस का कंडक्टिविटी भी घटेगा। तीसरा है कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने से आयंस के बीच की दूरी बढ़ती है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ता है। अब आयंस के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, और जहाँ वेलोसिटी बढ़ता है यानी वहाँ पर आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं। एंड द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इसीलिए कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कंडक्टेंस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि आयंस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आयंस का नंबर बढ़ जाता, वेलोसिटी बढ़ जाता, तो कंडक्टेंस और तेजी से बढ़ता। ये चीज़ कहाँ होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। अच्छा,
इलेक्ट्रोलिटिक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें थोड़ा धीरे धीरे डाइल्यूशन करने पर चेंज होता है मोलर कंडक्टिविटी में, और इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है डीबे हकल ऑनसागर इक्वेशन से। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैंग्वेज लिखवा देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया जाता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, मतलब कि जितना हम वाटर को ऐड करेंगे वो उतने आयंस में टूटते जाएगा, इसीलिए उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। अब कहता है कि जब यहाँ पर देखो, जब डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटता है, इसलिए कंडक्टिविटी घटेगा। अगला, जब डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम के बढ़ने से आयंस के बीच की दूरी बढ़ेगी, आयंस के बीच में दूरी बढ़ेगी तो उनका जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस घट जाएगा। दूरी बढ़ा, अट्रैक्शन करने का फोर्स घटा यानी आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, और आयंस अगर आसानी से मूव करेंगे उनका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो इस केस में कंडक्टेंस तेजी से बढ़ता है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इसीलिए कंडक्टेंस तेजी से बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस नहीं बढ़ रहा था, बस वेलोसिटी बढ़ रहा था क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था। ठीक है, इसके बाद हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन कराते हैं तो कापा का मान तो बढ़ता है, तुम जानते हो कि कैप m इज इक्वल टू के इंटू भी होता है, तो यहाँ पर कापा का मान डिक्रीज होता है, डाइल्यूशन करने से कापा का मान घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ये वाला चीज़ घट रहा है, ये वाला बढ़ रहा है। और यहाँ क्या बोला है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज टू लार्ज, वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसके अपेक्षा, इस कंडक्टिविटी में कमी के अपेक्षा, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ता है। और इसको हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो डीबे हकल ऑनसागर इक्वेशन होता है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मेरे प्यारे बच्चों, ये था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन विथ कंसंट्रेशन। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझाने में सक्षम हो पाए होंगे। अगर हमसे कोई कमी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे। आप ढंग से पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।